हेलो प्यारे मित्रों, मैं शैलेंद्र विजय आज आपको अपना यूट्यूब चैनल ZSVTC पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मित्र, आज हम लोग जनरल साइंस के काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हर एग्जाम्स में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इस पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। इस पे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखेंगे। प्रॉब्ली इस पे 2 वीडियो बनेगा, 2 सेशन में ये क्लासेस समाप्त होगी। आज हम लोग वर्क पे काम कर रहे हैं कि फिजिक्स में वर्क है क्या। तो चलिए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। कार्य, शक्ति, ऊर्जा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क पे। यानी कार्य, वर्क यानी कार्य। कार्य का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, हम कुदाल चला रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। ये भी पर्सनल लाइफ में ये आपका कार्य कहलाता है। लेकिन फिजिक्स में कार्य को समझने के लिए हमको देखना होगा कि फिजिक्स में कार्य किसे कहा जाता है। तो देखिए, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई की जाती है। फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी डिस्प्लेस्ड होकर के अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर इसको S मान ले, अप्लाइड फोर्स F हुआ, तो फिजिक्स में कह रहा है कि भाई वर्क इक्वल टू F इंटू S, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। क्या हो गया? जब किसी पिंड पर बल आरोपित किया जाता है, परिणाम स्वरूप उस पिंड में विस्थापन होती है, उस पिंड में विस्थापन होती है, तो फिजिक्स कहता है कि उस बल के द्वारा उस पिंड पर कार्य संपन्न हुआ। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये एक एक्सप्रेशन हो गया किसका? बल का। क्या हो गया कि किसी पिंड पर जब बल लगाया जाए और उस पिंड पर विस्थापन हो, उस पिंड का विस्थापन हो जाए, तो फिजिक्स कहता है कि अगर पिंड पे विस्थापन हो गया बल लगाने से, तो उसको कार्य समझा जाए। क्लियर? यहां तक समझ में आ गई? एक्चुअली यहां पे डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट जब भी होता है तो वो स्केलर होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी
इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कार्य है ये कैसा है, अदिश राशि है। अगर आपसे अब एग्जाम्स में पूछे कि बताइए कार्य किस प्रकार की राशि है, तो आप क्या कहेंगे, कार्य स्केलर राशि है, अतः अदिश राशि है। अगर पूछेगा कि बताइए कार्य में बल और विस्थापन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्रॉस होता है या डॉट होता है, तो आप क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट होती है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यहीं से डिफिनेशन भी हो गया क्या, कि जब किसी पिंड पर कोई बल आरोपित किया जाता है और उस पिंड में विस्थापन होती है, तो फिजिक्स उस बल द्वारा उस पिंड पर किया हुआ कार्य संपन्न समझता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ रहे हैं कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कहां अप्लाई होगा, कहां पे अप्लीकेबल है, तो पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है W=Fs, ये हमेशा अप्लाई होगा यदि विस्थापन बल की दिशा में हो, यदि डिस्प्लेसमेंट टेंड्स टू फोर्स हो, यदि विस्थापन जो है बल के दिशा में हो, तो हम यहां पर उसका फॉर्मूला वर्क का क्या लगाएंगे, W=Fs। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, कि W=Fs। तो अब यहां से देखो कि इसका SI यूनिट क्या होगा, यानी SI यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। क्या हो गया, न्यूटन मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्य का SI मात्रक क्या है, तो क्या बोलेंगे, न्यूटन मीटर है। क्लियर, इसी का अगर सीजीएस में निकालना हो, ठीक है, सेंटीग्राम और सेकंड में सीजीएस पद्धति में निकालना हो इसका यूनिट, तो अब क्या होगा, इसका होगा डायन इनटू सेंटीमीटर, यानी डायन सेंटीमीटर। तो अब देखिएगा कि अगर आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कार्य का SI मात्रक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, न्यूटन मीटर। इसी न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी वर्क का जब सीजीएस पद्धति में आपसे इसका मात्रक पूछेगा, तो आप इसका मात्रक क्या बताएंगे, डायन सेंटीमीटर, डायन सेंटीमीटर। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए हमने यहां एक टर्म यूज किया, जूल। कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसमें 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न किया जाए, तो उस कार्य को 1 जूल कार्य कहा
जाता है। कोई प्रॉब्लम? कि भाई यदि किसी वस्तु, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 1 मीटर हो गया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 जूल कार्य संपन्न हुआ, 1 जूल कार्य संपन्न हुआ, ठीक है। अब आ रहे हैं कि भाई कि एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर, इसको क्या बोलते हैं, जूल, और सीजीएस यूनिट क्या हो गया, डाइन सेंटीमीटर, इसी को अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। एसआई यूनिट न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल, और सीजीएस यूनिट को क्या बोलते हैं, डाइन सेंटीमीटर, इसको क्या बोलते हैं, अर्ग। अब यहां से एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। क्लियर? रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। अब देखिए, कह रहा है जूल इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर। अब हम जानते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन का मान क्या होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और आप देखिए तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए 10⁻7 इंटू डाइन सेंटीमीटर, क्या हो गया, डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ग बोलते हैं, क्लियर। तो अब देखिए तो क्या हो गया, 10⁻7, इसको क्या लिख सकते हैं, अर्ग, यानी 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आपके एग्जाम्स में पूछता है, क्लियर, कि भाई 1 जूल का मान अर्ग में कितना होगा, तो क्या बोलेंगे कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। एनी प्रॉब्लम? कहीं पर कोई दिक्कत? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, कि हम लोग क्या देख लिए, वर्क क्या, फिजिक्स में वर्क किसे कहते हैं समझ में आ गई, वर्क का एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया, फिर वर्क का यूनिट पर भी हम लोग डिस्कस कर लिए, और यूनिट के रिलेशंस को भी हम लोग देख लिए। क्या देखे हम लोग, कि भाई वर्क इक्वल टू Fs। हम क्या बोले, ये वर्क कहां अप्लाई होगा, जब डिस्प्लेसमेंट बल के दिशा में होगा। चलिए केस 1 क्या बोले, कि जब डिस्प्लेसमेंट बल की दिशा में हो, तब इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इसका केस 2 हम लोग ये डिस्कस कर लें, कि जब विस्थापन बल की दिशा में नहीं हो, यानी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट इन द सेम फॉर्म,
यानी बल की दिशा और विस्थापन की दिशा यदि समान नहीं हो, ठीक है, कैसे? when displacement of body when displacement of body and direction of force is not same, यदि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी यानी पिंड का विस्थापन और बल की दिशा समान नहीं हो। क्लियर? तो अब इसको देखिए, ये एक सरफेस है, यहां पे एक पिंड है, ठीक है, और बल की डायरेक्शन ये है। क्लियर? अप्लाइड फोर्स यहां F इस तरह से लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट होकर के ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी यहां आ गया। तो मान के चलते हैं कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ, अप्लाइड फोर्स यहां ऐसे काम कर रहा है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे आपके पास ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग को जब उसका हैंडल को आप खोलते हैं और उसको लेकर के चलते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि आप हैंड को इस तरह से रखे हुए हैं, यानी आपका बल की दिशा ऐसे है, आप उसको इस तरह से, इस बल से डायगोनल आप किसको खींच रहे हैं, लेकिन ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, वो ट्रॉली का इन सरफेस हॉरिजॉन्टली हो रहा है, ठीक है। तो बल का दिशा किधर जा रहा है, डायगोनल, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली। तो सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप किसी चीज को पुल करके ऐसे खींच रहे हैं, ठीक, आप ऐसे खींच रहे हैं, आप ऐसे खींच रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, इस तरह से हो रही है। ट्रॉली समझ लीजिए इसको कि ये ट्रॉली का हैंडल है, आप खींच रहे हैं और ट्रॉली डिस्प्लेस होकर यहां जा रही, बढ़ रही है। तो आप देखिए कि भाई अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहां पर एंगल थीटा है, ठीक है, ये थीटा का कोण बन रहा है। आप देखिए फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, यानी विस्थापन और बल का दिशा सेम नहीं है, ये केस है। तो फिर आपका वर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा, अब ध्यान सुनना है। तो EF का दो कंपोनेंट है, एक इस तरह से, ठीक है, इधर क्या हो गया, FS cos थीटा, इधर क्या हो गया, FS sin थीटा। और डिस्प्लेसमेंट किसके कारण हो रही है, इसके कारण हो रही है। विस्थापन किसके कारण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। इसका मतलब ये इनवैलिड हो गया, और इस केस में हम क्या बोलेंगे कि W इक्वल टू F.S.cos थीटा। ये हमारा एक दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। ये एक्सप्रेशन कब काम आएगा, जब बल और विस्थापन का दिशा डिफरेंट हो, सेम नहीं हो, ठीक है। जब सेम होगा तो केस नंबर 1 हो गया W इक्वल टू F.S, लेकिन जब बल और विस्थापन का दिशा डिफरेंट हो तो W इक्वल टू F.S cos थीटा। क्लियर? नाउ है थीटा इक्वल टू, इस थीटा को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। फोर्स कैसा, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये जो थीटा है वो क्या है, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। क्लियर? तो W इक्वल टू FS cos थीटा, ये बल का दूसरा एक्सप्रेशन हुआ, और ये कहां अप्लाई होगा,
ये हमेशा अप्लाई होगा जब कार्य जमीन पर हो रहा है। वर्क इन सरफेस, वर्क इन सरफेस, यदि कार्य सरफेस पे हो रहा है, जमीन पर हो रहा है और बल और विस्थापन का दिशा डिफरेंट है, तो वर्क का एक्सप्रेशन हो गया W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं भाई? चलिए अब देखिए, जब ये थीटा हो गया तो अब थीटा क्या क्या हो सकता है? थीटा पॉजिटिव्स भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। यानी एंगल तीन प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, इसी से नेचर ऑफ जॉब आ गया। क्या हो गया? नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क यानी कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति। क्लियर? तो आइए ऑफ कर दें। यहां तक समझ में आ गई है? आइए नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क को हम तीन प्रकार से देखते हैं। कैसा? पॉजिटिव वर्क, दूसरा निगेटिव वर्क और तीसरा जीरो वर्क। ठीक है, तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्लियर? अब यह देखते हैं कि भाई ये पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है और जीरो वर्क क्या है। ठीक है, अब हम एक ऐसे एग्जांपल्स को ले रहे हैं आपके सामने जिससे कि आप तीनों प्रकार के वर्क को एक ही एग्जांपल्स में डायग्रामेटिक समझ पाएंगे। अब एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिस एग्जांपल से हम नेचर ऑफ वर्क को समझ पाएंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये तीनों प्रकार के वर्क को हम एक ही एग्जांपल्स और एक ही डायग्राम में समझाने का प्रयास करते हैं। समझिए कि यह एक सरफेस है, इस पे एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स पर F फोर्स अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स का वैल्यू हम मान लेते हैं ये 20 न्यूटन है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं यहां से 4 मीटर हो गया। क्लियर? स्वाभाविक है जब ये दो पिंड आपस में स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर एक थर्ड फोर्स और अप्लाई करेगा जिसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, घर्षण बल। मान के चलते हैं कि घर्षण बल इधर लग रहा है यानी F। ये F को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मान लेते हैं कि 2 न्यूटन इसका वैल्यू है। क्या है? फ्रिक्शन फोर्स क्या है? 2 न्यूटन का है। और तीसरा बात ये देख रहे हैं कि इस पिंड का इधर क्या है? भार है, यानी mg। ये क्या है? mg। ये वेट है यानी भार। क्लियर? समझ में आ गया? क्या दिखाएं कि एक बॉडी है जिसपे 20 न्यूटन का फोर्स लगाएं, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो गया। इस पिंड का वेट mg है जो नीचे की ओर लग रहा है, और इस पिंड पर फ्रैक्शनल फोर्स 2 न्यूटन अप्लाई कर रहा है। तो अब हम यहां पर
पॉइंट्स एराइज करते हैं। क्या भाई कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन। क्या भाई, इस 20 न्यूटन्स के अप्लाइड फोर्स के कारण कितना कार्य हो रहा है। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन्स। क्या इस पिंड के विस्थापन के लिए हमने 20 न्यूटन का जो बल लगाया, इस 20 न्यूटन के बल से 4 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना कार्य संपन्न हुआ। तो अब हम लोग जान क्या रहे हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है। डिस्प्लेसमेंट हो रही है आपके टेंस टू फोर्स, यानी बल के दिशा में ही। तो हम यहां पर कार्य का एक्सप्रेशन कौन यूज करेंगे, एफ डॉट एस। एफ डॉट एस। अब बताइए एफ का मात्रा कितना, क्या क्या वैल्यूज है, 20 न्यूटन। और बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर। तो 80 न्यूटन मीटर यानी 80 जूल। क्लियर। तो हमने क्या देखा, इसी एग्जाम्पल में कितना कार्य संपन्न हुआ, 80 जूल। और ये कैसा कार्य है, ये कार्य है पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। तो हम लोग अभी देख लिए कि पॉजिटिव वर्क क्या है। क्लियर। अब हम दूसरा समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। और इसी एग्जाम्पल में कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स 2 न्यूटन। यानी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है 2 न्यूटन, इस 2 न्यूटन के द्वारा कितना कार्य संपन्न हुआ। ठीक है। तो अब देखिए कि भाई डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इस साइड में। फोर्स किधर लग रही है, इस साइड में। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स 2 डिफरेंट डायरेक्शन में है। क्लियर। क्योंकि पिंड यहां है, अब और विस्थापन होकर कहां चला गया, यहां चला गया। तो विस्थापन क्या है, 4m का हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट यहां हुई है। और बल किधर लग रहा है, एरो देखिए, फ्रैक्शन फोर्स इधर, अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट, अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे आपको पहले बताए हुए थे कि अब यहां पर जो हम वर्क का एक्सप्रेशन लिखेंगे वो क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए कि भाई एफ कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। एस कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट, 4 मीटर। और कॉस थीटा का मान क्या हुआ, देखिए डिस्प्लेसमेंट से 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट का 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। मतलब डिस्प्लेसमेंट और फ्रैक्शन फोर्स के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। तो यहां क्या लिखेंगे, कॉस 180, कॉस 180। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 न्यूटन 4 मीटर और कॉस 180 का मान होता है -1। कॉस 180 का मान होता है -1। -1 हो गया तो 4 दूनी 8 न्यूटन मीटर, यानी माइनस, क्या हो गया, माइनस। और ये जो वर्क है ये कैसा हो गया, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव वर्क है। तो इसी एग्जांपल में अब हम क्या देख लिए कि नेगेटिव वर्क क्या है। क्लियर, समझ में आ गया, नेगेटिव वर्क क्या हो गया।
अब आ रहे हैं कि भाई तीसरा, अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट्स को कि जीरो वर्क क्या है। तो अब हम यहां पर लिख रहे हैं वर्क डन बाय वेट mg, ठीक है, कि भाई ये जो वेट है mg, इसके द्वारा पिंड पर कितना कार्य हो रहा है। तो अब हम जान रहे हैं कि भाई भार नीचे लग रही है, विस्थापन इधर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेट एंड डिस्प्लेसमेंट दो डिफरेंट डायरेक्शन में है। अब इसलिए क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब देखो एफ कितना है, mg, ठीक है, इसका कोई न्यूमरल मान होगा, छोड़ 10 किलो 5 किलो जो भी होगा, हम mg रख लिए। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 4 मीटर, और कॉस क्या हो गया, देखिए तो यहां से यहां के बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, क्लियर, 90 डिग्री। अब देखिए mg 4m और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये 0। तो बताइए वर्क क्या हो गया, 0। इस 0 को क्या कहेंगे, 0 वर्क। तो अभी आप देखें कि हमने एक ही एग्जाम्पल लिया और इसी एक एग्जाम्पल से हमने पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क को समझाया, ठीक है, ठीक है। तो चले आगे अब हम लोग। अब देखिए अगेन फिर काम कर रहे हैं। नेचर ऑफ वर्क, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क में आप अब देखिए 0 वर्क, ठीक है, यानी W इक्वल टू 0, क्लियर। अब ये किस केस में 0 वर्क हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। देखिए W का मान 0 कब होगा, पहला इफ F इक्वल टू 0, जब F का मान ही 0 हो जाए, बल ही शून्य हो, जब बल लगे ही नहीं, शून्य का मतलब क्या हुआ, बल आरोपित किया ही नहीं गया हो। जब बल आरोपित होगा नहीं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, कार्य नहीं संपन्न होगा। तो पहला केस क्या है कि पहला केस कि आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि कार्य शून्य कब होगा। तो पहला क्या है कंपोनेंट कि यदि F 0 हो जाए, अप्लाइड फोर्स 0 हो तो कार्य 0 होगा, क्लियर। दूसरी स्थिति कैसी होगी, सेकंड स्थिति होगा इफ डिस्प्लेसमेंट यानी एस ही 0 हो जाए, क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हुआ, प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा। तो अब यहां देखना है कि डिस्प्लेसमेंट 0 किस पोजीशन में हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने के लिए 3 ही बातें हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, सर्कुलर हो, यानी अगर वृत्तीय हो, कैसा हो, वृत्तीय हो। दूसरा रिटर्न, मतलब
लौट कर आ जाए। तीसरा रेस्ट, यानी विराम हो। अब इधर देखिए, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, सर्कुलर हो जाए। ठीक है, सर्कुलर का मतलब क्या हो गया, इस रूप में। लौट कर आने का मतलब क्या हुआ कि गया और लौट कर आ गया। ठीक है, ये ए और बी, यानी ए से कोई पिंड गया बी पर और फिर लौट कर ए आ गया, यानी यहीं पर इनिशियल और यहीं पर फाइनल पॉइंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी ही उसका विस्थापन कहलाता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहां बताओ कि ए से बी पे गया फिर ए पर ही आ गया वो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोई डिस्टेंस बना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो डिस्प्लेसमेंट। यहां देखो कि अगर यहां से पिंड जाकर के इस तरह से सर्कुलर होते हुए फिर पिंड यहां आ गया, तो इसी पॉइंट पर क्या हो गया, इनिशियल भी और फाइनल भी है। और यदि पिंड अपने आप में रेस्ट में है, तो जब रेस्ट में है तो इसका इनिशियल और फाइनल भी उसी पॉइंट पर है, मतलब नो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो वर्क जीरो कब होगा, पहला जब फोर्स जीरो हो जाए, दूसरा जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के लिए क्या है, तीन केसेस है। इफ डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, इन रिटर्न वे एंड रेस्ट वे। ठीक है, ये तीनों स्थितियों में यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है आपसे, आपसे पूछ देगा। देखो कि भाई पृथ्वी द्वारा यानी अर्थ द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर यानी 1 रिवॉल्यूशंस में किया गया कार्य बताएं। क्या पूछेगा, ये सन है और ये अर्थ है, तो कहता है कि इस अर्थ के द्वारा इस सूर्य के एक चक्कर में 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, एक चक्कर 1 रिवॉल्यूशंस में काम किया हुआ काम। तो क्या बताना, डायरेक्ट यहां लिखना कि वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। काहे जीरो होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पर है, यानी अर्थ यहां से मूव कर करके फिर एक चक्कर तभी पूरा होगा जब उसी पॉइंट पर अर्थ पहुंच जाएगा। तो अर्थ का इनिशियल पॉइंट और अर्थ का जो फाइनल पॉइंट है वो सेम कॉन्साइड कर गया, एक ही बिंदु हो गया, तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गई। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? कोई बोलेगा एक बाइक सवार पॉइंट ए से बी और बी से ए पे गया, ए से कहां गया, बी पे, और बी से फिर क्या आया, ए आया, तब जाके वो बाइक रुका। तो कहता अमाउंट ऑफ वर्क, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई। क्लियर? और यदि वो बाइक खड़ा है, उसमें फोर्स अप्लाइड किया ही नहीं गया, इन रेस्ट है, तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और डिस्प्लेसमेंट जैसे होगा अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन एराइज करेगा। क्वेश्चेंस कई बन सकते हैं, ठीक है, उसका हम पीडीएफ डाल देंगे, इसमें संभव होगा तो हम पीडीएफ बना करके 2-4-5 दिन के बाद हम आपको भेज देंगे, और उसका लिंक भी हम आपको बता देंगे, वो पीडीएफ का लिंक कहां से मिलेगा आपको। लेकिन अभी क्लास में आपको पीडीएफ तो दे ले पाएंगे, तो यहीं से समझना है, और क्वेश्चंस कैसे उठ सकता है उस पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए, मेरी बात को समझ में आया
कि जीरो वर्क कैसे हो गया, जब आपका क्या होगा, जीरो वर्क तभी होगा जब आपके फोर्स जीरो हो जाए। जीरो वर्क तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, सर्कुलर रिटर्न और रेस्ट फॉर्म में, जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो या बॉडी हो तो। ठीक है, चलिए अब अगेन जो जीरो होगा उसका तीसरा केस, थर्ड केस, इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो कोण हो वो कितना का हो जाए, 90 डिग्री का। जब डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच का कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, मतलब कि अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब अप्लाइड फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए और इसके बीच का कोण कैसा हो, 90 डिग्री का हो जाए। जब इस स्थिति में हो कि एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री, किसका, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो उस केस में वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए, एफ फोर्स लगाए, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ और थीटा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो बताइए एफ डॉट एस, और कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपसे यदि जीरो वर्क पर से कोई क्वेश्चन एराइज करे तो आपसे अब बन जाना चाहिए वो क्वेश्चंस, और इस पे आपस में इसको पढ़ करके स्वतः भी क्वेश्चंस निकालने का प्रयास करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम पहला काम नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ वर्क में क्या कर लिए कि नेचर ऑफ वर्क में हमने देखा कि हमारा जीरो वर्क कैसे होता है, किस किस कंडीशंस में जीरो वर्क होता है। अब आइए दूसरा क्या हो गया, सेकंड, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, ठीक है, टोटली बेस्ड ऑन थीटा होता है, यानी अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच थीटा पे निर्भर करता है। इफ थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, यदि आपके बल और विस्थापन का जो कोण है वो 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो। अब ध्यान से सुनो, ये हो गया 0 डिग्री, ये हुआ 90 डिग्री, और थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसके बीच में हो, इसके बीच में हो, मतलब 1 डिग्री टू 89 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा का मान 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7, अब कहां तक, 90 के बराबर या 90 से छोटा, 90 से बराबर और 90 से छोटा। अगर थीटा का मान ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 हो तो उस स्थिति में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क क्या होगा, हमारा पॉजिटिव वर्क होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा निगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क भी कब होगा, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, मेरी बात को ध्यान से सुने कि भाई ये हमारा
डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स या है और एंगल ये है थीटा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये 0, ये 0 डिग्री, ये है, तो अब देखना है कि अब देखिए ये जो थीटा है वो थीटा क्या है, 90 से ज्यादा है। अगर अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण क्या हो, 180 से छोटा हो लेकिन 90 से बड़ा हो, जब इस स्थिति में आएगा तो वर्क कैसा होगा, निगेटिव वर्क होगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं? अब आइए ऑफ कर दें। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि वर्क का एक्सप्रेशन और नेचर, यूनिट, ठीक है, रिलेशन। अभी हमने क्या देखा कि वर्क का जो एक्सप्रेशन था, एक था W=F.S, ये कहां अप्लाई करते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन सेम, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन सेम, यदि जब डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन सेम हो, और कहां हो, इन सरफेस हो, कैसा हो, जमीन पर हो, इन सरफेस हो, कहां हो, जमीन पर हो। दूसरा क्या देखें कि वर्क इजकल टू F.S cos थीटा, ये कब अप्लाई होगा, when angle between displacement and direction of force, when angle between displacement and direction of force is थीटा डिग्री। ये कब अप्लाई होगा, जब बल और विस्थापन के बीच, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना हो, थीटा डिग्री का हो। और ये भी कहां अप्लाई होता है, इन सरफेस, यानी जमीन पर। यानी ये दोनों कार्य कहां संपन्न होगी, जमीन पर, इन सरफेस। लेकिन अगर कार्य जमीन के सतह से ऊपर हो, इन एयर हो, क्लियर? अब आ रहे हैं, जब कार्य जमीन के सतह से ऊपर हो, वर्क डन इन एयर, वर्क डन इन एयर, यानी जब कार्य कहां संपन्न हो, सतह से ऊपर हो, ठीक है। तो W कार्य क्या हो जाएगा, mgh, mgh, कार्य का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, mgh। m रिप्रेजेंट्स मास को करता है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को करता है, h हाइट को करता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि वर्क इन सरफेस होगा तो Fs या Fs cos थीटा होगा, और वर्क इन एयर होगा तो mgh होगा, mgh। अब देखिएगा, इसको फिल कीजिए कि आप जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं, ठीक है, एक कल्पना कीजिए कि आपके पास 4 मंजिला इमारत है, ठीक है।
आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, आप फील करते हैं कि आपके पैरों में दर्द होने लगी, सांस फूलने लगा, दम फूलने लगा, ठीक है, उस अमाउंट को फिल कीजिए और आप कॉन्टिन्यूअस सेकेंड अटेम्प्ट में आप फोर्थ फ्लोर पर जाइए, तो देखेंगे जो ब्रीदिंग्स का जो फास्टनेस है, ब्रीदिंग्स का जो चेंजिंग है, वो दिखेगा आपको। आपके टाइटनेस का अमाउंट दिखेगा कि आप ज्यादा थक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ज्यादा थकावट हुआ, इसका मतलब पिंड पर ज्यादा कार्य हुआ। आई बात समझ में? तो जैसे कार्य किस पर निर्भर होगा? मास पर। यदि इन एयर होगा, यदि वर्क इन एयर होगा तो मास अधिक होगा तो वर्क का अमाउंट भी अधिक होगा, हाइट अधिक होगा तो वर्क का अमाउंट भी होगा, ठीक है। तो सेकंड डिफिनेशन क्या हो गया? mgh, ठीक है। इसलिए अभी केवल क्या होता है, बहुत से लोग केवल ये दो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, उसको याद करता है कि W क्या होता है, एफएस या एफएस कॉस थीटा। लेकिन क्या होता है, ये कहां होती, इन सरफेस होता है जब कार्य जमीन पर होता है, और कार्य जब इन एयर हो यानी जमीन के सतह से ऊंचा हो तो कार्य का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? mgh, मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट। क्लियर? अब देखिए इसी पर हम क्वेश्चंस भी करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप करवाते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, हम बोर्ड पे 4 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है, और चारों क्वेश्चंस को डिस्कस करके हम वर्क को संपूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या करा कि जब एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किया गया कार्य कैसा होगा? अब ध्यान से सुनना। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर फेंके, यहां आ गया, मेरी बात को समझो, फेंके, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? एस हो गई। अप्लाइड फोर्स किधर हुआ? इधर। लेकिन इधर क्या लग रहा है? इधर क्या लग रहा है? इधर उसका क्या लग रहा है? mg, यानी भार किधर लग रहा है? इस द्वारा। तो कहता है कि आप बताओ कि आप अप्लाइड फोर्स किधर है? अपर डायरेक्शंस में, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहां काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण कहां कर रहा है? नीचे में। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का। तो अब देखो वर्क क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब अप्लाइड फोर्स एफ है, डिस्प्लेसमेंट एस है, और कॉस कितना हो गया? 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा? एफ एस कैसा हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। कैसा हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? ऋणात्मक वर्ड, ऋणात्मक, यानी कार्य का नेचर कैसा होगा? निगेटिव होगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि जब किसी पिंड को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो जब ऊपर फेंकते हैं तो इसमें 2 प्रकार की बात पूछेगी। ये बताएगा कि अगर इस किसी पिंड को ऊपर फेंका जाता है अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अप्लाइड फोर्स भी अपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अपर लग रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वर्क क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण क्या लगेगा? अप्लाइड फोर्स अपर डायरेक्शन लग रहा है, mg भार नीचे लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है। तो इस अप्लाइड फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में कितना एंगल हो गया? 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो गया। 180 डिग्री मींस cos थीटा नेगेटिव। तो cos थीटा नेगेटिव तो वर्क भी नेगेटिव। क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अब कह रहा है कि एक पानी की टंकी में 400 किलोग्राम पानी है।
ये 400 किलोग्राम पानी ये आपको मास को दिखा रहा है कि भाई क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, 400 kg है। उसे पृथ्वी तल से ऊपर, पृथ्वी तल से ऊपर, जैसे पृथ्वी तल से ऊपर हुआ, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं, अभी जस्ट हम बता रहे थे कि इन सरफेस होगा तो fs cos थीटा या fs होगा, लेकिन जैसे ही इन एयर होगा, सरफेस तल से ऊपर होगा, तो वर्क क्या एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, mgh। mgh में देखिए मास कितना है, 400 किलोग्राम, उसे पृथ्वी तल से 12 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, 12 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में मोटर द्वारा किया गया कार्य। तो जी का मान क्या होता है, अप्रॉक्स 10, ऑलवेज मान के चलते हैं, जी का मान क्या होता है, अप्रॉक्स 10, और एच कितना है, 12 मीटर। तो क्या होगा, 12 चौक 48 पर 3 शून्य, ये क्या हो गया, जूल। यानी किया गया, मोटर द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, 48,000 जूल, 48,000 जूल, यानी 48,000 जूल। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कहता है 80 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति को 4 मंजिला इमारत पर चढ़ने के लिए कितना कार्य करना होगा। कंडीशन क्या दिया हुआ, यदि प्रत्येक इमारत पर पहुंचने के लिए 12 सीढ़ी हो तथा प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी हो, 25 सेंटीमीटर हो। तो अब बताओ वर्क कहां हो रहा है, इन एयर, क्योंकि इमारत पे चढ़ रहे हैं, इमारत पे चढ़ रहे हैं। तो अब बताइए आपका हाइट कितना हो गया, 12 सीढ़ी 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बना दीजिए मीटर, यानी क्या हो गया, 4 मीटर। हाइट कितना हो गया, 4 मीटर। मास क्या है आपका, मास आपका है 80 किलोग्राम। क्लियर? जी का मान क्या है, जी का मान है 10। तो बताइए W क्या हो जाएगा, mgh, यानी 80 गुना 4 गुना 10, 32, 32 पर कितना, 20 और क्या, जूल। यानी 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को 4 मंजिला इमारत पर चढ़ने के लिए 3200 जूल कार्य करना होगा। एनी प्रॉब्लम? अब कह रहा है फोर्थ, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेशन को भी समाप्त यही करेंगे, ठीक है, और जो बच जाएगा उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। काफी लोग कहते हैं लंबा वीडियो डालते हैं, डालिए मत सर, क्योंकि थोड़ा क्लासेस और भी करना होता है, ठीक है, तो हम उसको देख रहे हैं। लेकिन आज एक कंप्लीट सेशन को रखना था, इसलिए जितना भी लंबा हो जाए इसके लिए सॉरी, क्योंकि हम पूरा एक कंटेंट्स को एक लाइनअप कर रहे थे कि अधूरा ना छूट जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो के बीच में अंतराल आ जाएगा तो फिर आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा। इसलिए हम वर्क पर आज सारी बात करने का प्रयास किए, ठीक है। 10 न्यूटन का बल एक वस्तु को 10 मीटर विस्थापित कर देता है। एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया। यदि कहता है किया गया कार्य कितना हो, 50 जूल, अमाउंट ऑफ वर्क कितना है, 50 जूल, तो कहता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है और फोर्स के बीच जो डायरेक्शन है, उसके डायरेक्शन का एंगल फाइंड आउट कीजिए, सीधा सा बात है। अब देखो क्या हुआ, फोर्स हमारा कितना है, 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर, वर्क कितना हो गया, 50 जूल। तो हम जान रहे हैं कि भाई W इक्वल टू FS cos थीटा है, इसका मान दिया हुआ है 50 जूल, फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, कॉस थीटा हमको नहीं पता है, तो कॉस थीटा का मान क्या हो गया, 50/100, यानी 1/2, और 1/2 cos 60 का वैल्यू होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो आंसर ये हो जाएगा।
ठीक है, तो मित्र आज हम लोग फिजिक्स में एक टॉपिक्स लिए, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो हम पहले कंटेंट्स वर्क को एलिब्रेट किए, वर्क क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क क्या है, नेचर ऑफ वर्क किस किस कंडीशंस में कैसा हो सकता है, हम लोग उसकी विस्तृत लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मित्र, आप यदि मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मेरे सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं। तो आप मेरे परिवार के विस्तार पे भी ध्यान दें, क्योंकि विस्तार आप ही के माध्यम से हो सकता है। मैं तो करीब प्रयास करूंगा, मेरी प्रयास आप तक पहुंच गई। अब आप उस प्रयास को सार्थक करने के लिए इसको जन जन तक फैलाएं, और यदि फैलाएंगे तो मेरा कोटि कोटि धन्यवाद आपके लिए है। फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पे वर्क का कुछ कंटिन्यूशंस को लेकर जाएंगे, कंटिन्यूस कंटेंट्स को लेके जाएंगे। फिर हम लोग पावर और एनर्जी को देखेंगे, और तब जाकर के ये कंटेंट समाप्त हो गया। अब जो भी पद होगा, टेक्निकल होगा, नॉन टेक्निकल होगा, आप सारे क्वेश्चंस को उठा सकते हैं इसके लिए। इससे आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।